पेपर में अपने पास 10th के अंदर आता है। एमसीक्यूज तो अपने पास में 15 है, 15 तो अपने पास में एमसीक्यू रह जाएंगे, एबेसिड वाले क्वेश्चन तो आ जाएंगे 15, और फिलिंग द ब्लैंक्स जो रिक्त स्थान है वो अपन को दे रखे हैं 7, और उसके अलावा जो अति लघुरात्मक प्रश्न है उनकी संख्या फिर से दे रखी है 10। 32 क्वेश्चन अपने पास में आएंगे जो 1 मार्क्स के रहेंगे, एक नंबर के रहेंगे। तो आज अपन बात करेंगे एक नंबर वाले क्वेश्चन की। तो चैप्टर नंबर पीछे से शुरू करते हैं। चैप्टर 14 अपने पास में प्रायिकता। देखो पुराने वाली किताब में तो 15 पार्ट है, नए वाले में 14 पार्ट है, तो अपन 14 चैप्टर नहीं प्रायिकता वाले से शुरू करते हैं। तो प्रायिकता में एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले 2, उन वो एक नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले वो समझते हैं अपन कि प्रायिकता से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बाद में 14 की बात करके फिर 13 पे जाएंगे जब अपने पास मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर है। तो सारे चैप्टर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात अपन यहाँ से शुरू करते हैं। तो जब एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो अपन बात करते हैं प्रायिकता वाले पार्ट की। तो पहला जो अपने पास में रहेगा प्रायिकता। प्रायिकता से एक नंबर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तुम देखो ध्यान से। पहली बात तो ये है कि तुमको याद रखना पड़ेगा कि प्रायिकता का जो आंसर है वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा। प्रायिकता का आंसर 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो पहली बात याद रखने वाली ये है, प्रायिकता 0 से बड़ी 1 से छोटी और बराबर भी हो सकती है। दूसरी बात ये होता है कि एक होता है अपने पास में श्योर इवेंट। श्योर इवेंट को हिंदी में कहा जाता है निश्चित घटना। और निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता वो हमेशा कितनी होती है, 1। जो घटना होकर ही रहेगी, जिसे कोई नहीं रोक सकता, उसको अपन निश्चित घटना कहते हैं, और उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1। तो एबीसीडी में तुमसे पूछा जा सकता है, पिछले साल सप्लीमेंट्री के पेपर आप उठा के देखो, पिछले सालों के सप्लीमेंट्री के या फिर वैसे बोर्ड के पेपर जितने भी क्वेश्चन है उनमें आपको ये क्वेश्चन मिले हुए हैं कि श्योर इवेंट की प्रायिकता कितनी होती है। तो जो श्योर है उसकी प्रायिकता कितनी जाएगी, 1। अगला अपने पास में रहेगा इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि इसकी प्रायिकता हमेशा अपने पास कितनी रहेगी, 0। इम्पॉसिबल को अपन कहते हैं असंभव घटना। तो जो अपने पास में असंभव घटना है जो कभी हो ही नहीं सकती, उस असंभव घटना को अपन क्या कहेंगे, प्रायिकता 0 होती है। तीनों बातें याद रखनी है। प्रायिकता उत्तर 0 से बड़ा और 1 से छोटा आएगा, और जो घटना कभी नहीं हो सकती उसको कहते हैं असंभव घटना, उसका हमेशा आंसर कितना आता है, 0। और जो निश्चित घटना जो होकर रहेगी, जिसको कोई नहीं हो सकता, उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी आएगी, 1। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद में जो अपने पास क्वेश्चन आता है चौथे नंबर के पॉइंट पे, कि प्रायिकता जो अपने पास में रहती है, जैसे मान ले कि एक मैंने घटना दी है कि मैंने एक सिक्का उछाला है, तो सिक्के उछालने पे 2 प्रायिकताएं बनती है, एक तो चित्त आने की प्रायिकता और एक पट आने की प्रायिकता, और दोनों प्रायिकता का योग हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। तुम्हारी बात, जो अपने पास में कोई भी घटना रहेगी, उस घटना के जैसे मैंने आपको दिया पासा उछालना, तो पासे उछालूंगा तो समसंख्या आने की प्रायिकता कितनी रहेगी, पासे पे समसंख्या आने की प्रायिकता रहेगी 1/2, और विषम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी जितने भी इवेंट्स जो रहेंगे, घटना रहेगी, उनकी प्रायिकताओं को जोड़ने में हमेशा, जैसे मान ले Pe1 प्लस Pe2 बराबर हमेशा कितना रहेगा, 1। या फिर मान ले कि मेरे पास 4 वेग है, 4 मेरे पास वेग है, एक वेग को सिलेक्ट करने की प्रायिकता 1/4, दूसरे की भी 1/4, तीसरे की 1/4, देखो नॉर्मल, और उन चारों को जब जोड़ोगे तो मिला के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बात इतनी याद रखना कि जितनी प्रायिकताएं हैं उनका सबका जोड़ कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। अगली बात ये रहेगी तुम्हारे पास में, किसी काम के होने की प्रायिकता Pe है। Pe का मतलब किसी काम के होने की प्रायिकता, और किसी काम के नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी, Pe का बार, Pe का बार, और जोड़ने पे हमेशा कितना आएगा, 1। तो ये 5 प्रश्न तुम्हारे पास में हो गए। किसी काम के होने की प्रायिकता प्लस में उसी काम के नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। अब जैसे मैंने कहा कि राम के जीतने की प्रायिकता प्लस राम के हारने की प्रायिकता मिला के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो किसी काम के होने और उसी काम के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। अब इस सूत्र पर आधारित क्वेश्चन पूछ लेता है, इस सूत्र पर आधारित अगला तुमसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस फॉर्मूले के ऊपर आधारित तुमसे प्रश्न पूछ लिया। जैसे मान ले कि ऐसा कह दिया कि राम की जीतने की प्रायिकता 0.96 है, राम के जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.96 है। तो बताओ राम के हारने की कितनी रहेगी। तो जो राम के हारने की, जीतने को अपन लिखेंगे Pe, तो राम की जीतना कितना है, 0.96। तब राम के हारने की कितनी रहेगी, Pe का बार 1 - 0.96। सही बात सुनना। अब 0.96 है, उसमें उसको अगर आप 1 में से घटाओगे तो तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा, Pe बार इक्वल्स टू 0.04। ठीक है भाई। तो ये तुम ध्यान रखना भैया ना, कि किसी काम के होने प्लस उसी काम के नहीं होने, दोनों की प्रायिकता का योग हमेशा कितना आएगा, 1।
तो ये पांचों बातें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। अब जो प्रायिकता वाला पार्ट है, उस प्रायिकता वाले पार्ट में से एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे दो, एक एक नंबर प्रश्न कितना आएंगे दो। अब दो में से एक तो यहां से पड़ जाएगा, एक आएगा तुम्हारे पास में जैसे कोई घटना देके, जैसे एक तो फिलिंग द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज, उनमें यहां से क्वेश्चन पड़ जाता है, ठीक है। उसके अतिरिक्त भी अपन छोटी मोटी बातें कर लेते हैं कि किसी सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक है। और किसी सिक्के पर पट, पट का मतलब होता है टेल और चित्त का मतलब होता है हेड, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 1/2। तो एक सिक्के का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो तुम ध्यान रखो। तो ये अपने पास में 6 क्वेश्चन ये हुए। उसके बाद में जैसे अपन बात करते हैं आगे, एक पासे पर समसंख्या की प्रायिकता, एक पासे पर समसंख्या, समसंख्या होता है इवन नंबर, इस समसंख्या की हो जाएगी 3/6 यानी 1/2, क्योंकि एक पासे पे 3 समसंख्या होती है, 2 4 6 समसंख्या है ना, और टोटल संख्या कितनी है 6, तो 3/6 कितना हो जाए तुम्हारे पास में 1/2। इसी प्रकार से एक पासे पर विषम संख्या, एक पासे पर विषम संख्या की प्रायिकता कितनी जाएगी, 3/6 1/2। एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो इसकी भी कितनी रहेगी, 3/6 यानी 1/2। याद रख लोगे सारी बातें। एक एक नंबर के प्रश्न के लिए तुमको रटना पड़ेगा भाई, एकदम अच्छे से रटना पड़ेगा। एक पासे पर सम संख्या की प्रायिकता 1/2, विषम संख्या की प्रायिकता 1/2 और अभाज्य संख्या की प्रायिकता भी 1/2, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में अगर अपन बात करें एक पासे पर भाज्य संख्या की प्रायिकता, देखो विषम को बोलते हैं ओड, अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। एक पासे पर भाज्य यानी कंपोजिट नंबर, COMPOS, ये हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3, ठीक है। इनके अतिरिक्त देखो नॉर्मल तो इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन कई बार इनके अतिरिक्त तुमसे पूछ लेता है कि एक पासे पर 4 से बड़ा नंबर आने की प्रायिकता, एक पासे पर 4 से बड़ा नंबर आने की प्रायिकता, ठीक है। तो 4 से बड़ा कौन होता है, 5 और 6, कितने नंबर हुए, दो ही तो है ना भाई। एक पासे पर 4 से बड़ा नंबर, तो 4 से बड़ा कौन हो जाएगा, 5 और 6, दो ही तो नंबर हुए ना। तो एक पासे पर 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़ा अंक तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, 5 और 6 नहीं 2/6 नहीं 1/3। और एक पासे पर 4 से छोटा, 4 से छोटा कितना हो जाएगा, 4 से छोटा होता है 1 2 3, तो 3 नंबर है जो 4 से छोटे हैं, 6 यानी 1/, ठीक है यहाँ तक। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन की बात करें, एक एक नंबर के प्रश्नों की बात करें अपन, ये तुमको याद कर लेने की। एक पासे पर 4 से छोटा, 4 से छोटे कौन होते हैं, 1 2 3 होता है, तो 3/6 यानी 1/2। अब अगला ये रहेगा, दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन होने की प्रायिकता, यानी दो बच्चे हैं, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। एक का आ रहा है अगर मान लो 7 अक्टूबर, तो दूसरे का भी कितना आना चाहिए, 7 अक्टूबर को ही होना चाहिए। तो दो बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता कितना रहेगा, 1/365। और इसी में अगर दो विद्यार्थियों का जन्मदिन, दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, न होने पूछा तो 364/365 याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है भाई। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए दो विद्यार्थियों एक ही दिन होने की प्रायिकता 1/365, और दो विद्यार्थियों एक दिन न होने की प्रायिकता 364/365, ठीक है। तो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन रहते हैं वो यहाँ से तुम्हारे कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा तुम पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक प्रायिकता का सूत्र भी याद रखो, प्रायिकता का सूत्र होता है घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या, ये तुम्हारे पास में प्रायिकता का फॉर्मूला रहेगा। प्रायिकता जो पार्ट है वो 4 नंबर का है, 2 नंबर यहां से हो जाएंगे और 2 नंबर के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा। अब प्रायिकता वाला पार्ट 4 नंबर में है,
तो 4 नंबर के एक काम करो, 4 में से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से पढ़ेंगे, तो 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे पास में, तो 2 तो यहाँ हो गए, बाकी बचा हुआ जो पोर्शन रहेगा 2 नंबर का, उसके लिए तुम सूत्र याद करके जाओगे और बाद में उसके लिए बुक भी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन 15 चैप्टर से इतने आने वाले हैं, इन्हीं से बनते हैं, लगभग पिछले सालों में इन्हीं से बने, तो तुम ये याद कर लो अच्छे से 1-1 नंबर के प्रश्न के लिए। अगला देखो, उसके बाद अपने पास चैप्टर आ जाता है मीन, मीडियन, ये हो जाता है मोड, मीन, मीडियन और मोड। ये तुम्हारे पास में एक चैप्टर बन जाता है इससे जस्ट अगला। इसमें भी क्या होता है कि मीन, मीडियन, मोड, इनमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अपन बात कर रहे हैं खाली 1-1 नंबर के क्वेश्चन की, है ना। तो देखो अगला तुमको इसमें से क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि नंबर दे दिए 2, 4, 6, 7, 3, 8, इस तरह से अगले ने नंबर दे दिए और कहा कि इनका मीन निकालो। तो अगला तुमको ये कह सकता है इनका मीन, या फिर इनका एवरेज, या फिर अगला कह देगा तुमको औसत, औसत हिंदी में, या फिर माध्य। ठीक है, इनमें से एक नाम दे देगा अगला कि या तो इनका मीन निकालो या फिर इनका एवरेज निकालो। तो इसका क्या करोगे तुम, इसका जो मीन निकलेगा वो 2 + 4 + 6 + 7 + 3 + 8, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, सबको जोड़ देंगे और जितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 का अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये तुम्हारे पास में हो जाएगा 7 3 10, 8 2 10, 4 और 6 10, यानी 30/6 कितना आ जाएगा आंसर, 5। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा, ठीक है ना, ये कंफर्म है, हर साल पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो 14 से जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आने हैं उसकी अपन बात करते हैं कि देखो अगला जो तुम्हारे पास में बचता है, ये तो अपन ने किया मीन का, ठीक है। उसके बाद में अगला तुमको नंबर दे देता है, जैसे 2 4 3 1 2 2 5, ठीक है। और अब तुमको कह रहा है इसका मीडियन, यानी माध्यक ज्ञात करो, ठीक है। तो पहले तुम क्या करो, इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखो, पहले इसको बढ़ते क्रम में जचाओ। तो सबसे छोटा नंबर कौन है इसमें, 1, उसके बाद में 2 2, फिर कितना वापस से 2, फिर आ रहा है 3, फिर 4 और फिर 5, ठीक है भाई। अगले ने तुमसे माध्यक पूछे तो पहले उन नंबरों को जचा लो, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में जचा लो, 1 बाद में 2 बाद में 3 बाद में 4, जिस तरह से भी हो सके उसका बढ़ता क्रम जचा लो। बढ़ते क्रम में जचाने के बाद में, बढ़ते क्रम में जचा लिया, अब इधर से 3 नंबर छोड़े, इधर से 3 छोड़े, बीच में कितना आ रहा है 2, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माध्यक। माध्यक का उत्तर कितना आ गया, 2, ठीक है भाई। तो तुम देखो ध्यान से, माध्यक के अंदर भी अब 2 तरीके के हो गए, ठीक है। जो माध्यक के अंदर के नंबर क्वेश्चन आते हैं वो कितने तरीके हो गए, 2 तरीके के। पहला तरीका तो ये, ठीक है। दूसरा तरीका भी देखो क्या होता है, तुमको नंबर यही मैं वापस लेता हूं, 2 4 3 1 2 2 5 और एक और 4 दे दिया और कहा इसका क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन का मतलब माध्यक, ये तुमको दे दिया और बोला इसका क्या निकाला तुमको, मीडियन, यानी कि माध्यक निकाला। एक ही नंबर क्वेश्चन के लिए अपन देखते हैं। तो इसको वापस से वही जचाओ तुम, सबसे छोटा तो 1 और बाद में 2 है 3 बार, और बाद में कितना है 3, और बाद में कितना है 4 4 और एक हो जाएगा 5। देखो हर बार क्या करते हैं, जैसे बीच में जो नंबर आता है ना, एकदम से एग्जैक्टली बीच में जो नंबर है वही तुम्हारा माध्यक होता है। जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सब नंबर के बीचों बीच जो नंबर आता है वो तुम्हारा क्या होता है, माध्यक होता है। तो जैसे इनके बीचों बीच कितना आ रहा था 2, 3 इधर छोड़े 3 इधर छोड़े तो बीच में आ गया, उसको अपन क्या बोलते थे, माध्यक। यहाँ देखो बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, इधर से 3 छोड़ो इधर से 3 छोड़ो, बीच में कितने आ गए 2 और 3। तो इस बार जो माध्यक आएगा वो आएगा 2 + 3 बटा 2, कितना आ जाएगा 5 बटा 2, ठीक है भाई। इस बार तुम्हारे पास जो आ जाएगा माध्यक वो 2 + 3 बटा 2, यानी कि आंसर आ जाएगा 5/2। तो माध्यक निकालना सीख लिया। देखो माध्यक में क्या करेंगे, सबको जोड़ दो, फिर जितने नंबर उतने का भाग दे दो। फिर माध्यक में क्या करना है, सबको लिखो बढ़ते क्रम में, सबको क्या लिखेंगे, बढ़ते क्रम में। और बढ़ते क्रम में लिखने के बाद में क्या करेंगे, जो नंबर एकदम से बीचों बीच है उसी को तुम क्या कह दोगे, माध्यक कह दोगे, ठीक है।
ऐसे अपने पास में ये देखो, इसको वापस से अपने बढ़ते क्रम में लिखा, इसमें 2 नंबर आ गए ना बीच में आ गए 2 नंबर, तो इन दोनों को जोड़ो और जोड़ के कितने का भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास माध्यक। एक प्रैक्टिस और करो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया मैंने 3 4 2 2 7 और 6, मैं अगर इसका माध्यक निकालो तो पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखो, पहले आएगा 2, बाद में 3, बाद में 4, 2 2 बार है ना भाई, तो 2 2 3 4 और बाद में 6 और 7, तो बीच में 2 नंबर आ, इधर से 2 छोड़ो इधर से छोड़ो, बीच में कितना है 3 और 4, तो 3 + 4 अपॉन में 2 यानी कि 7/2, ठीक है भाई, ठीक है। और अगर एक और फिर से क्वेश्चन ले लें अपन, 1 2 5 7 3 9 और 3, इसको वापस लिखो तो 1 2 फिर 3 3, बाद में 5 7 और बाद में 9, तो इधर से 3 नंबर छोड़ दो इधर से 3 छोड़ दो, बीच में कितना आ गया 3, तो आंसर भी कितना आ गया 3। माध्यक का मतलब होता है मध्य में आने वाला नंबर, एकदम से मिडिल में आने वाला नंबर, तो मिडिल में आने वाला नंबर इसमें कितना था 3 + 4/2, और इसमें कितना खाली 3 है, कर लोगे ना सारे ये। तो माध्यक में तो सबको जोड़ के फिर संख्या को गिन के उसका भाग दे देते हैं। माध्यक में क्या करते हैं, जो एकदम से बीच में नंबर है उसको अपन माध्यक कहते हैं, और यहाँ अगर 2 नंबर आगे बीच में तो दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर देंगे, उसको अपन क्या कह देंगे माध्यक कह देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो माध्य माध्यक बहुलक, एक लास्ट बचता है अपने पास में बहुलक का प्रश्न। बहुलक, बहुलक जिसको अपन क्या कहते हैं मोड कहते हैं। बहुलक जिसको अपन क्या कहेंगे मोड कहते हैं। तो बहुलक में देखो क्या होता है, बहुलक में जो नंबर ज्यादा बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। जैसे मैंने ये दे दिया 4 2 1 3 1 4 1 2 5 1 1, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है इसमें, सबसे ज्यादा बार 1 आ रहा है क्या, तो इसका बहुलक भी कितना हो जाएगा 1। बहुलक का मतलब जो नंबर ज्यादा बार आए, बहुत बार आए, ठीक है, उसी को अपन क्या कह देंगे बहुलक कह देंगे। तो तुम ध्यान रखना, ये जो अपने पास प्रश्न है, ये जो मैंने यहाँ करवाए हैं, इस पैटर्न के प्रश्न तुमको नंबर दिलाएंगे बोर्ड के अंदर, या तो इनमें से रिक्त स्थान पूछेगा या फिर इनमें से अवश्यता पूछेगा, ठीक है। तो तुमको अगर सांख्यिकी वाला जो पार्ट है, मीन मीडियन मोड वाला पार्ट है, नई वाली किताब में 13वां पार्ट है, तो जो 13वें पार्ट से अगर तुमको प्रश्न उत्तर करने हैं, 13वें पार्ट से अगर तुमको प्रश्न उत्तर एक एक नंबर वाले करने हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत है। ये तुमको औसत निकालना आना चाहिए, यानी माध्य निकालना आना चाहिए, फिर तुमको क्या आना चाहिए माध्यक, और एक तुमको क्या आना चाहिए बहुलक आना चाहिए। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन तुमको 32 नंबर दिलाएंगे, ठीक है। तो पहले अपन ने प्रायिकता की बात करी, तो 2 नंबर का क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। फिर अपन इस पार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां से भी कितने का आएगा, तुमको दे रखा है कि 3 नंबर का आएगा, एक नंबर के। देखो प्रायिकता वाले पार्ट में से एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन, और इस वाले पार्ट से एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन दे रखा है भाई। बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसमें ये दे रखा है एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 3 के लगभग अपने पास हो जाएंगे। तो ये इस तरह के प्रश्न तुमको ध्यान देना है। लास्ट एक क्वेश्चन इसमें ये और देखना है, अगर तुमको यहाँ x दे दे यहाँ f दे दे, फिर कहा है 2 4 6 8 और 10 12, और यहाँ दे रखा 3 5 2 7 3 और 5, ठीक है। इस तरह से तुमको दे रखा है, और बोला इसका निकालना तुमको माध्य, क्या निकालना है इसका माध्य, तो ये भी एक नंबर में दे सकता है अगला, ठीक है। तो यहां से एफ एक्स निकालेंगे, 3 को 2 से किया 6, 4 को 5 से किया 20, 6 को 2 से किया 12, 8 को 7 से किया 56, 3 को 10 से किया 30 60, ठीक है। यहां जो जोड़ के आएगा उसको कहेंगे एफ एक्स, और यहां जो जोड़ के आएगा उसको कहेंगे समेशन एफ एक्स बार हो जाएगा समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ। ये जोड़ का नंबर यहां लिखना है, ये नंबर यहां लिखना है। तो एक एक नंबर के जो प्रश्न रहेंगे इस वाले पार्ट में से वो इतने ही रहेंगे, ठीक है भाई। प्रायिकता वाले की बात कर ली अपन ने, इस वाले पार्ट की बात कर ली। तो अब अपन बात करते हैं अगले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, जो अपने पास में नई वाली किताब में 12वां पार्ट है। तो नई वाली किताब में 12वां पार्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अभी अपन बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, देखो ध्यान से।
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो तुम्हारे पास में पार्ट है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो जो ये तुम्हारे पास में पार्ट है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन दिखा रखे हैं। तो इनमें से एक नंबर कितना आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जो एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे उसके लिए तुमको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या देखने पड़ेंगे, फॉर्मूले ही देखने पड़ेंगे। तो इसमें फॉर्मूले पर सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। एक तो ये देखो अपने पास शेप होता है सिलेंडर, एक होता है अपने पास में स्पेयर, एक होता है हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये जो पार्ट है अपने पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, उसमें शेप कितने हो गए, 6। इसका जो आयतन की बात करते हैं, सबके आयतन की, तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 3। इसका आयतन हो जाएगा एल बी और एच। इसका हो जाएगा ए की पावर 3। इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये इन पांचों छहों का क्या हो जाएगा, आयतन की बात कर रहे हैं। इसको तो कहते हैं एच और ये हो जाएगी आर, ये आर, ये है एल और ये है एच। इसे कहेंगे एच, इसे कहेंगे एल, इसे कहेंगे ब्रेड्थ। इसकी प्रत्येक भुजा है ए, त्रिज्या हो जाएगी आर और ये भी त्रिज्या हो जाएगी आर, ठीक है। बाद में इनका था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। इसका हो जाएगा पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 एल बी बी एच और एच एल, इसमें 6 ए स्क्वायर। इसका संपूर्ण जो रहेगा वो 4 पाई आर स्क्वायर। इसका संपूर्ण रहेगा 3 पाई आर स्क्वायर। फिर अपन बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जगह 2 पाई आर एच और इसका अपने पास में सिर्फ पाई आर एल। इसमें टू एल बी प्लस बी एच। देखो इसमें अगर अपन बात करते हैं, इसका जो है इसको अपन बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां आप याद रखो, इसके अगर पार्श्व पृष्ठीय की अपन बात करें तो पार्श्व पृष्ठीय में ऊपर का हिस्सा हट जाएगा और ये नीचे का हट जाएगा, यानी जो 2 एच एल है ये हट जाएगा। तो यहां हो जाएगा 2l प्लस बी इंटू में एच, हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसमें वापस से 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक और सूत्र बचता है एल बराबर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एल यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, जिसको अपन कहते हैं स्लेंट हाइट, एल को यहाँ पर अपन क्या कहेंगे, स्लेंट हाइट। बाकी एल भी एच सबको पता ही है। तो अगर तुमको पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाले पार्ट से, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन यानी इस वाले पार्ट से पूरे नंबर लेके आने, इस वाले पार्ट में से अगर तुमको एक ही नंबर प्रश्न सही करने तो सूत्र ही याद करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो तुम ये याद करो, अगर तुमको इस वाले चैप्टर से एक ही नंबर क्वेश्चन चाहिए तो सीधा सा सूत्र ही याद करो। या तो तुमसे सीधा सूत्र पूछ लेगा कि भाई बताओ इसका ये आयतन क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, या फिर तुमको सूत्र में मान देना पूछेगा। तो इससे जो एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ सूत्र के आधारित ही आएंगे। तो ये याद रखो, जो त्रिज्या होती है वो होती है व्यास का आधा, यानी रेडियस हो गया डायमीटर अपॉन में 2, रेडियस हो जाएगा डायमीटर अपॉन में 2। तो ध्यान रखना इस वाले पार्ट से जो क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के वो सीधे सूत्र ही आएंगे, या तो सूत्र आ जाएंगे या फिर सूत्र पे आधारित प्रश्न आ जाएंगे, यानी सीधा मान रखना। अब जैसे ये है इसमें 4 दे देगा, बोले भुजा 4 है तो बताओ उसका आयतन कितना हो जाएगा, 4 × 4 × 4।
तो इनमें सीधा मान रखने वाले ही प्रश्न तुमसे पूछेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आयतन वाले में से। कर लोगे सारे? देखो फिर ये जो तुम्हारे पास में अगला पार्ट रहेगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी चैप्टर नंबर 11, इसमें जो एक एक नंबर के प्रश्न आने वाले हैं वो 3 दिखा रखे हैं। इसमें दिखा रहे हैं कि 3 क्वेश्चन आएंगे जो तुम्हारे पास में 1 मार्क्स का रहेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा रहेगा, तुम ध्यान देखो, इधर देखो। एक तो अपने पास में होता है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। एक अपने पास में होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये दो अपने पास में है, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर और एक हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। इन दो के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखो। ये तुम्हारे पास में हो जाएगा वृत्त, ये उसका केंद्र, ये वृत्त और ये उसका केंद्र। अगर मैं इस तरह के एरिया निकालता हूं, ये जो एरिया है इसको कहते हैं त्रिज्य खंड, यानी कि सेक्टर। लेकिन अगर मैंने यहां लाइन खींच दी, इसको अपन कहते हैं सेगमेंट, यानी कि वृत्तखंड। ठीक है, अब ये तो होगी त्रिज्या आर, यहां एक कोण दिया होगा थीटा, यहां पे भी कोण कितना दे रखा होगा तुमको, थीटा। तो ध्यान रखना भाई, एक तो सेक्टर और ये सेगमेंट। इसका सीधा सा सूत्र होता है एरिया बराबर में पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, सेगमेंट में आते हैं अपने पास में 4 सूत्र, इसके कितने हो जाएंगे, 4। कौन से 4 वो देखो। पहला तो इसका एरिया जो रहेगा वो रहेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर अगले ने तुमको दे दिया कि थीटा तुम्हारे पास में 90 डिग्री है, तो इसका एरिया बदल जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2। अब त्रिभुज जो रहेगा, इसने अगले ने 90 डिग्री दे दिया तो 1/2 आर स्क्वायर। ठीक है, और अगले ने दे दिया थीटा बराबर में 60 डिग्री, तब एरिया तुम्हारे पास में जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस अंडर 3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, अगले ने तुमको कह दिया कि थीटा 90 डिग्री है, तो ये सूत्र लगाना है। अगले ने कह दिया थीटा 60 डिग्री है, तो तुमको ये सूत्र लगाना है। अभी एक चीज और बच गई, अगला कहते हैं कि थीटा 120 डिग्री है, थीटा तुमको कितना दे दिया, 120 डिग्री। ऐसे वाली कंडीशन में तुम क्या करोगे, तो 120 दे दे तो भी एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस का आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2 और कोस थीटा बटा 2। ठीक है, अगर अगला तुमको क्या देते, थीटा का मान 120 डिग्री देते, उसने कहा कि थीटा 120 डिग्री है, तो तुम क्या लिखोगे, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस का आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2 और कोस थीटा बटा 2। ठीक है, हो जाएगा सबका ये, अगर इस तरह से रहे तो। और फिर यहां ध्यान रखना है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं सर, लेंथ ऑफ आर्क, इसको 2 पाई आर थीटा अपॉन में कितना लिख रखा है, 360। तो इससे जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो इन पे आधारित आते हैं, चाप की लंबाई, सेगमेंट, सेगमेंट जिसको अपन बोलते हैं वृत्त खंड और इसको अपन बोलते हैं त्रिज्य खंड। तो इनके ऊपर आधारित प्रश्न आ जाते हैं, एक तो वृत्त खंड पर आधारित और एक अपने पास में त्रिज्य खंड पर आधारित। तो ये तुम्हारे पास में हो जाएगा चैप्टर नंबर 11, जिसको अपन बोलते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें।
अब एक बात और याद रखनी है, अपने पास मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण। अब देखो जो मिनट की सुई होती है वो क्या करती है, 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है 60 मिनट में, तो 6 डिग्री आ जाएगा आगे, 6 से 36, 0 से 0 करने के बाद में। तो तुम याद रखना कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री। अगला ये पूछे कि मिनट की सुई 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो 5 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। मिनट की सुई 10 मिनट में कितना बनाएगी, तो 10 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। रख लो सारे बच्चे याद। तो अगर तुमसे मिनट की सुई का पूछा जाए तो इस तरह से तुमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कोई समस्या नहीं इसमें, हो जाएगा सबका, कोई समस्या है इसमें, कर लोगे। अब देखो इसको नोट भी कर लो साथ साथ में, तुम्हारे काम आ जाएगा। जरूरी नहीं कि इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये तुमको बड़े मार्क्स में भी दिला सकता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले ही याद करने पड़ेंगे। एक तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें फॉर्मूले ही देखने पड़ेंगे, और एक तुम्हारे पास में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जैसे 13 एरिया रिलेटेड, तो ये हो गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके जस्ट अगला जो अभी अपने पिछला चैप्टर किया है उसमें भी तुमको फॉर्मूले ही देखने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब देखो आगे अपन करते हैं। जो चैप्टर नंबर 10 है इसका नाम है सर्कल्स। इसको ध्यान से देखो, इसमें एक नंबर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखो। पहली बात तो ये है, ये हो गया अपने पास में वृत्त, और ये होगी स्पर्श रेखा, इसको कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा। केंद्र से यहां लाइन खींचती, इसको अपन कहेंगे आर, यानी कि त्रिज्या। तो पहली बात ये रखना है, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य कोण 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी सीधी सी बात है कि जो त्रिज्या होती है वो लंबवत होती है स्पर्श रेखा के। त्रिज्या लंबवत किसकी होती है, स्पर्श रेखा के। तो ये सबसे पहली बात तुमको याद रखनी है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। कर लोगे सारे बच्चे। चैप्टर 10 की बात करते हैं अपन मनमार्क्स क्वेश्चन के लिए, तो तुमको याद रखनी पड़ेगी त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। कितना डिग्री कोण बनाएगी, 90 डिग्री, ठीक है। अगली बात ये याद रखनी है कि जैसे ये तुम्हारे पास में सर्कल है, यहां से स्पर्श रेखा बनेगी, यहां पर स्पर्श रेखा बनेगी, ए पी और क्यू। अगर इस तरह से स्पर्श रेखा बनाई है तो इसमें तुम ध्यान रखना एपी जो है, एपी जो है वो बराबर आएगा ए क्यू के, ठीक है। अगली बात, अगर मैं केंद्र पे कोण बना देता हूं, इस कोण का नाम एक्स है, इस कोण का नाम कितना है वाई, तो एक्स प्लस वाई मिला के कितना आएगा 180 डिग्री। यहाँ 90 बनता है और यहाँ पे भी 90 बनता है। तो याद रखना, अगर एक सर्कल बनाया गया है तो अगर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं बनी गई तो ये और ये क्या आएगी, बराबर आएगी, ठीक है। और इन दोनों का कोणों का योग भी क्या आएगा, 180 आएगा। याद रख लो 3 बातें, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कितना बनता है 90 डिग्री, और यहाँ वाले कोणों का योग कितना होता है 180, यहाँ 90 के 2 कोण बनते हैं, ठीक है। और स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी, जितनी एपी रहेगी उतनी ही एक्यू रहेगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कर लोगे सारे बच्चे। इसके बाद जो अपने पास बनता है, देखो ये तो है वृत्त और ये है स्पर्श रेखा। ये जो बिंदु है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी स्पर्श बिंदु। इसका नाम क्या रहेगा, स्पर्श बिंदु, ठीक है। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर अनंत। तुमसे अगला ये पूछेगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा बना सकते हैं, तो तुम क्या बताओगे, अनंत। लेकिन ये पूछे कि वृत्त के एक बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, एक बिंदु पर तो एक ही बनेगी, लेकिन वृत्त पे कितनी बन सकती है, अनंत। वृत्त पे कितनी बन सकती है, अनंत बन सकती है, लेकिन वृत्त के एक बिंदु पे कितनी बनेगी, खाली
एक बनेगी, रख लोगे याद। पूरे वृत्त पे तो बन सकती है अनंत स्पर्श रेखाएं, लेकिन एक बिंदु पर कितनी बनेगी, सिर्फ एक स्पर्श रेखा। याद रख लो, नहीं पिछले साल आ चुका है शायद, पिछले साल ये पूछा था कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा बनती है, तो एक वृत्त पर तो बनती है अनंत, लेकिन वृत्त के किसी एक बिंदु पर क्या बनती है, एक ही बनती है। सर्कल पे कितनी बनती है, इनफाइनाइट टेंजेंट, लेकिन सर्कल के किसी एक पॉइंट पे कितनी बनेगी, एक ही बनेगी। आई बात सुनने, तो याद रखना एक वृत्त रेखा कितनी होती है, अनंत, और एक बिंदु पर कितनी बनती है, खाली एक ही बनती है। और स्पर्श रेखा और इसके बीच में कोण कितना बनता है, 90 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। जितना ये है उतनी क्या आती है, ये आती है, दोनों बराबर आती है। कोई समस्या नहीं ना इसमें, ठीक है, कर लोगे सारे बच्चे याद। तो एक नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है इस चैप्टर से, सर्कल से, वो यही बनता है, ठीक है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, कर लोगे सारे। देखो अब आगे अगला जो है चैप्टर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें तुम ध्यान रखो एक ही नंबर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, किसी छड़ की लंबाई, किसी छड़ की लंबाई व छाया की लंबाई, छाया की लंबाई समान है, तो उन्नयन कोण तुम्हारे पास बन जाएगा 45 डिग्री। देखो हाइट ऑफ रोड, हाइट ऑफ रोड और हाइट ऑफ शेडो इक्वल है, तो एलिवेशन एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। याद रखना इस बात को। अगर तुमको ये कहेगी किसी छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई क्या है, बराबर, तो कोण कितना बनेगा, 45 डिग्री। या फिर अगला ये पूछ ले, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ऊंचाई और बिल्डिंग की छाया बराबर है, तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा सूर्य का, 45 डिग्री। तो जहां पर बराबर चीजें आ जाए वहां एंगल हमेशा कितना बनता है, 45 डिग्री बनता है। तो एक नंबर क्वेश्चन के लिए याद कर लोगे, अगर बिल्डिंग की लंबाई और छाया की लंबाई बराबर है तो थीटा कितना बनेगा, 60, ये 45 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अगर ये कहते कि 1:3 है बिल्डिंग की ऊंचाई और छाया की ऊंचाई का अनुपात, बिल्डिंग की ऊंचाई और छाया की ऊंचाई का अनुपात कितना है, 1:3। तो अगर 1:3 है तो एंगल कितना लिखोगे तुम, 30 डिग्री। और अगर √3:1 है तो थीटा कितना लिखोगे, 60 डिग्री। तो एक नंबर के क्वेश्चन में इन तीनों बातों को एकदम अच्छे से याद रखना। किसी बिल्डिंग की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है तो थीटा कितना बनेगा, 30 डिग्री। और अगर बिल्डिंग की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात कितना है, √3:1, तब थीटा कितना बनेगा, 60 डिग्री। तीनों बातें याद रख लोगे ना, ठीक है। अब देखो तुमको दिक्कत ये है कि प्रश्न में कहाँ साइन थीटा लगता है, कहाँ कोस थीटा लगता है, कहाँ टेन थीटा लगता है, यही तो दिक्कत है ना। तो इसके लिए तुम थोड़ा सा ये देखो, साइन थीटा देखो कहाँ कहाँ लगाएंगे। जिसमें तुमसे ये पूछे तार की लंबाई, तार की लंबाई, रस्सी की लंबाई, ठीक है, या फिर पेड़ टूटने के बाद में पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। अगले ने अगर तुमसे तार की लंबाई पूछी है, रस्सी की लंबाई पूछी है, पेड़ की ऊंचाई पूछी है, ठीक है। जैसे मान लो कोई पेड़ है जो गिर गया हवा के झोंके से, ठीक है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन है उनमें अपन को क्या लगाना है, साइन थीटा या फिर कोस थीटा। तुम्हारी मर्जी है साइन लगा लो, तुम्हारी मर्जी है तो कोस थीटा, दोनों में से कोई भी एक लगा लो। तार की लंबाई, रस्सी की लंबाई, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। और भी जैसे एक दो प्रश्न बनते हैं जो फिसल पट्टी अपन को दे रखी है, फिसल पट्टी की लंबाई तुमसे पूछे, तो अगर तार की लंबाई, रस्सी की लंबाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई नहीं, पेड़ अगर टूट जाए, पेड़ टूटने के बाद की बात है ये, ठीक है ना भाई, पेड़ के टूट जाने के बाद की बात है, टूटने से पहले की नहीं। तो टूट जाने के बाद में क्या लगता है उसमें, साइन थीटा लगेगा, ठीक है भाई। टूटने के बाद में लग जाएगा साइन थीटा, टूटने से पहले टेन थीटा लगा दो चाहे, हुआ से मतलब। तार की लंबाई, रस्सी की लंबाई,
और पेड़ की ऊंचाई और फिसल पट्टी की लंबाई। इन प्रश्नों में क्या लगेगा? साइन थीटा लगेगा। कोई समस्या नहीं ना इसमें? हो जाएगा सबका? ठीक है भाई, तो ये तुम ध्यान रखना एक एक नंबर के क्वेश्चन के लिए। अब वो प्रश्न जैसे नवी प्रश्नावली, तो नवी प्रश्नावली गिनती के प्रश्न शायद 16 के लगभग प्रश्न है। 16 से लास्ट वाले 2 कट चुके हैं, लास्ट के 2 का पता नहीं, तुम किताब में देख लेना कौन से कट चुके हैं। तो 16 के लगभग उसमें प्रश्न है। तो उसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें 2 कोण दे रखे हैं, जिसमें 2 कोण दे रखे हैं वो तो आएगा बड़े नंबर में, और जिसमें दे रखा खाली एक ही कोण वो आएगा छोटे नंबर में। आई बात समझ में? छोटा सा जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ऊंचाई 7 मीटर है, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है? 7, और यहां से उसकी दूरी जो है वो दे रखी है, नहीं दे रखी, और ये कोण तुमको दे देगा गलत 30 डिग्री और बोलेगा ये दूरी बताओ कितनी है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, इस तरह का प्रश्न ये 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल से साधारण से प्रश्न है कि कोई टीवी का टावर है, टावर से इतनी दूरी पे 60 डिग्री बन रहा है, तो बताओ टावर की ऊंचाई कितनी है। तो जिसमें खाली एक ही कोण काम आ रहा हो, एक बार थीटा काम आ रहा हो, वो कितने में आएगा? 1 नंबर में। तो एक एक नंबर के इसमें 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये, अगर छाया की लंबाई और बिल्डिंग की लंबाई समान है तो एंगल कितना बनेगा? 45। अगर 1:√3 है तो एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री। और अगर 3√3:1 है तो कितना बन जाएगा? एंगल 60 डिग्री बन जाएगा। तो ये तुमको याद रखना है। और साइन थीटा कब कब काम में लोगे तुम? साइन थीटा को जो काम में ले जाएगा वो लिया जाएगा जब तार की लंबाई, रस्सी की लंबाई, पेड़ की ऊंचाई और फिसल पट्टी की लंबाई, ये सब तुमसे पूछे। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इतने क्वेश्चन तुम्हारे 1 मार्क्स के लिए रहेंगे, ये तुमको अच्छे से देख जाने है ना। जिसमें एक थीटा काम आता है वो 1 नंबर में आएगा, और जिसमें 2 एंगल बनाए जा रहे हैं, 2 काम आते हैं, वो हमेशा 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति जिसको अपन बोलते हैं। तो जो 8वां पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, उस पार्ट के अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चन कौन से बनते हैं वो देखते हैं पहले। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि अगर साइन थीटा तुमको दे रखा है 3/4, साइन थीटा कितना रखा है? 3/4, तो बाकी कोस थीटा का मान निकालो, या फिर सेक थीटा का मान निकालो, या फिर टेन थीटा का मान निकालो। समझ में आ गई ना बात? तब तुम करोगे कैसे? तुमको पता है साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, होता है कि नहीं होता? साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। यहां से लंब का मान तो कितना आ चुका है? 3, और कर्ण का कितना आ चुका है? 4। फिर यहां लगता है पाइथागोरस। पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तुम्हारे पास में 4 का स्क्वायर, लंब तुम्हारे पास में 3 का स्क्वायर, आधार तुम्हारे पास में है ही नहीं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 प्लस में आधार स्क्वायर, 16 से 9 जाएगा बराबर में आधार का स्क्वायर, तो 7 बराबर कितना जाएगा? आधार का स्क्वायर। तो आधार तुम्हारे पास में जाएगा अंडर में 7। आधार तुम्हारे पास में, कर्ण तुम्हारे पास में, लंब भी तुम्हारे पास में। अब अगला पूछे कोस थीटा। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना तुम्हारे पास में? √7, और कर्ण कितना आ जाएगा? 4। तो 1 नंबर के प्रश्न तुम्हारे पास इस तरह के ही पड़ेंगे। ठीक है, एक और प्रश्न देख लो। अगले ने इस तरह से दे दिया कि 4 tan थीटा बराबर में 5, 4 tan थीटा बराबर में कितना है? 5। तो 4 गुना मिल रहा है भाग में, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 5/4। इसको कहते हैं लंब बट्टा आधार। तो लंब का मान कितना हो जाएगा? 5, और आधार का कितना हो जाएगा? 4। अब पाइथागोरस फिर से लगा, तो पाइथागोरस कहता है कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना तुम्हारे पास में? 5 का स्क्वायर, आधार कितना है? 4 का स्क्वायर, 25 प्लस में 16 कर्ण का स्क्वायर। अब कर्ण तुम्हारे पास में 6 5 11 41, कर्ण हो जाएगा √41। ठीक है, अब तुमको साइन थीटा अगर निकालना है, साइन थीटा कितना होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना तुम्हारे पास में? 5, और कर्ण √41 हो जाएगा सबका। तो 1 नंबर का जो प्रश्न है उसमें 2 ही तरीके हैं। एक तो इस तरह का मैंने बता दिया, 8.1 में जाओ, 8.1 में इस तरह क्वेश्चन दे रखे हैं 3-4, वो सॉल्व कर लो, 1 नंबर का क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन पहुंचेंगे 8.2 में। 8.2 के लिए तुमको सारणी याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? सारणी। अगर तुमको सारणी याद है तो 1 नंबर क्वेश्चन वहां से आएगा।
ठीक है ना भाई। 8.1 में ये क्वेश्चन ना इस तरह के, 8.1 खोलो, उसमें 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं इस तरह के, वो निकाल लो, उनमें से एक आ जाएगा। और 8.2 के अंदर सारणी दे रखी है, उससे पहले सारणी याद करके जाओ तो तुम्हारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। 8.2 करने के लिए सारणी याद करके जानी है। तो अगर तुम चाहते हो कि 8वें चैप्टर के तुम्हारे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, 8.1 के अंदर ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इस तरह वाले, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इस तरह के, वो निकाल लो, ठीक है। और 8.2 जो है उसकी सारणी याद कर लो ताकि तुम्हारा काम हो जाए। सारणी में याद करवा देता हूँ, देखो ध्यान से। पहला तो अपने पास में साइन की बात करते हैं, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, लास्ट कितना हो जाएगा 90, ठीक है। अब देखो गणित में सबसे छोटा अंक 0, अगर पूर्ण संख्या की बात करें, होल नंबर की, 0, और 0 के बाद में कितना आता है 1, 0 के बाद में कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और 3 बार लिखा जाएगा 2, 1 1 3, यहाँ अंडर रूट और यहाँ पे अंडर रूट। अब जब अपन कोस थीटा का मान निकालेंगे तो कोस थीटा तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा, उल्टा 1 अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। तो अगर तुम कोस थीटा की बात करते हो कोस थीटा की, तो ये सारणी उल्टी हो जाती है। फिर tan की अगर बात करेंगे तो tan थीटा में देखो, 0 में 1 का भाग दोगे, 0 में भाई ये तो 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा अनंत, ये 1/√3 और ये √3, ठीक है भाई। अब अगर अपन बात करें कोसेक, तो कोसेक में उल्टे हो जाएंगे, 0 का उल्टा अनंत, इसका उल्टा 2, यहाँ पे √2, 2/√3, और 1 का उल्टा कितना जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। सेक, 1 का उल्टा तो 1, इसका उल्टा करोगे तो 2 में √3, इसका उल्टा करोगे तो √2 आ जाएगा, इसका उल्टा 2, और 0 का उल्टा होता है अनंत। अब tan का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा, तो 0 का उल्टा तो हमेशा होता है अनंत, इसका उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 ही होता है, ये 1/√3 हो जाएगा, और अनंत का उल्टा होता है 0, ठीक है भाई। तो ये प्रश्न तुमको याद कर लेने 8.1 और 8.2 के लिए, कोई समस्या नहीं है इसमें, हो जाएगा सबका। तो चैप्टर नंबर 8 जो रहेगा उसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए यही तरीके रहेंगे। एक तो जैसे 8.1 से पहले इस तरह के प्रश्न दे रखे हैं, वो निकाल लो तो वहां से 1 नंबर क्वेश्चन, बाकी तुमको ये टेबल याद करके जानी पड़ेगी, इस टेबल के आधार पर प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये टेबल तुमको याद है तो इसके आधार पर प्रश्न तुम्हारा आसानी से कर पाओगे, अगर टेबल याद नहीं है तो प्रश्न नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो एक एक नंबर के जो प्रश्न रहेंगे वो तुम्हारे पास में 8वें पार्ट में यहाँ तक रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। अगला अपने पास में था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको अपन कहते हैं, देखो, ज्यामितीय निर्देशांक, ज्यामितीय निर्देशांक, इसके लिए देखो थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से देखो। एक तो ये इसको अपन कहते हैं वर्टिकल लाइन, क्या कहेंगे वर्टिकल, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको जाना जाता है वाई एक्स के नाम से। तो अगला तुमसे पूछे कि ऊर्ध्वाधर रेखा को कौन सा बताते हैं, वाई एक्स बताते हैं, ठीक है। और एक होती है अपने पास में इस तरह से, ये होती है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज, जिसको अपन कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल को अपन क्या बोलेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, मुझे बोलते हैं एक्स एक्सिस को। देखो एक्स एक्सिस जो होता है अपने पास में, एक होता है ऑर्डिनेट और एक होता है एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई अपने पास में एब्सिसा, वैसे हिंदी में भी कोटि और भुज होते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इनके एक एक नाम और हो जाएंगे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, या फिर कोटि और भुज। तो क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा को अपन जानेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। जहां पर ये दोनों काटते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उसे कहते हैं 0 0, यानी मूल बिंदु। तो एक प्रश्न यहां से अपन शुरू करते हैं सबसे पहले, क्षैतिज रेखा को कहते हैं एक्स एक्सिस, और ऊर्ध्वाधर रेखा को कहेंगे वाई एक्सिस, और मूल बिंदु के निर्देशांक, तो पहला यहीं से बात करते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन।
तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास में हो जाएंगे 0,0, ठीक है। एक्स एक्सिस को अपन लिखेंगे x,0 और y एक्सिस का हो जाएगा 0,y, ये कोऑर्डिनेट है यानी निर्देशांक। अगला तुमसे पूछे मूल बिंदु निर्देशांक, तुम क्या बताओगे 0, 0। अगला पूछे x एक्स के निर्देशांक तो क्या बताओगे x,0। अगला कहे y एक्स के निर्देशांक तो कितना हो जाएगा 0,y, ठीक है। x एक्स पर y का मान कितना होता है 0। वैल्यू ऑफ y ऑन x एक्सिस कितना हो जाएगा 0। फिर y एक्स पर x का मान कितना हो जाएगा 0, यानी वैल्यू ऑफ x ऑन y एक्सिस कितना हो जाएगा 0, ठीक है। एक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 नंबर में आता है वो देखो, 4,5 की x एक्स से दूरी, पहला जो नंबर होता है और ये दूसरा नंबर होता है। जब x से दूरी पूछे तो दूसरा वाला नंबर बताता है, ठीक है। और ये अगर पूछता है 4,5 की y एक्स से दूरी, तो जब y से पूछते हैं तो पहला नंबर बताते हैं। आई बात सुनो, x एक्स से दूरी पूछे तो कौन सा बताएंगे दूसरा, और y से दूरी पूछे तो कौन सा बताएंगे पहला, यानी इंग्लिश में लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस फ्रॉम 4,5, तो आंसर विल बी 5। ये पूछा डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस फ्रॉम 4,5, तो आंसर कितना जाएगा 4। x से दूरी पूछे तो दूसरा नंबर बताते हैं और y से दूरी पूछे तो पहला नंबर बताता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये बोर्ड के पेपर में 1 नंबर में एमसीक्यू मिलता है तुमको, ठीक है ना, बहुत बार आया हुआ है। तो ये सब बातें याद रखनी पड़ेगी, अच्छे से रटनी पड़ेगी तुमको, ठीक है। मूल बिंदु निर्देशांक 0, x एक्सिस निर्देशांक x,0, y निर्देशांक y को 0,y, x पर y का मान 0 और y पर x का मान 0 होता है। फिर 4,5 की x से दूरी कितनी जाएगी 5। अगर x से दूरी पूछे तो दूसरा नंबर बताएंगे और y से दूरी पूछे तो पहला नंबर बताएंगे। कर लोगे सारे, ये हो जाएगा सबका। ये तुम्हारे पास में शुरुआती कुछ क्वेश्चंस रहते हैं नॉर्मल से, यहाँ से अपन अब आगे देखो क्या बात होती है। आगे तुमको याद रखना पड़ेगा, इसमें एक दूरी सूत्र आता है, इसमें आएगा दूरी सूत्र, ठीक है। अब ये तुमको बिंदु दे देगा अगला x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब यहां से तुमको दे देगा a और b, तो ए बी का जो सूत्र लगेगा उसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कम हो सकता है एक नंबर में तुमको दूरी सूत्र पे दे दे, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे दे दे 4,5 व 3,2 के मध्य दूरी ज्ञात करो। तो तुम क्या लगाओगे दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको अपन बोलते हैं। तो अगर लगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 4,5 एंड 3,2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तुमसे पूछ लेगी। 4,5 और 3,2 के बीच में डिस्टेंस, मतलब ये बताओ तुम दूरी कितनी है। कर लोगे सारे, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला जो अपन क्वेश्चन करते हैं, इसी में से 1 नंबर का और क्वेश्चन बनता है कि एक रेखा है, ठीक है। यहां तुमको दे रखा 2,3, यहां दे रखा 4,5। इसको हमेशा कहते हैं x1, इसको कहेंगे हमेशा y1, इसको कहा जाता है x2, इसको कहेंगे y2, ठीक है भाई। अगला तुमको क्या देता है, कई बार रेखा देता है, इसको तो अपन x1 y1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे x2 y2, ठीक है। अगला तुमसे ये कहेगा कि इसको x एक्सिस विभाजित करता है, कौन विभाजित करता है x एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला तुमको कहेगा एक रेखा है 2,3 और 4,5, उसको विभाजित कौन कर रहा है x एक्सिस, कौन विभाजित कर रहा है x एक्सिस। तो जब x एक्सिस विभाजित करें तब m बट्टा n का उत्तर आता है माइनस का y1 बट्टा y2। तो y1 कितना है 3 और y2 कितना है 5, तो आंसर हो जाएगा 3:5। अगर उत्तर माइनस में आता है तब तो लिखोगे बाह्य विभाजन, और उत्तर प्लस में आता है तो क्या लिखोगे अंतः विभाजन। तो बाकी याद रखो m बटा n कितना हो जाएगा y1 बटा y2 माइनस 3/5 यानी 3:5। और वही अगर y एक्सिस विभाजित करता है, कौन करता है y एक्सिस द्वारा विभाजित होती है। तो y एक्सिस विभाजित करता है तो m और n का रेशियो जो आएगा वो आएगा माइनस का x1 बटा x2। तो x1 कितना है 2 और x2 कितना है
4, 2/4 यानी कि 1:2, वो भी माइनस में। तो यहाँ माइनस आता है लेकिन यहाँ माइनस नहीं लिखते, यहाँ प्लस ही लिखते हैं। ठीक है भाई, तो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है उसके लिए तुम ये तो एकदम अच्छे से याद रखो, 4,5 की एक्सेस से दूरी। ठीक है, एक बात ये भी याद रखना, अगर यहाँ -5 दे देता अगला तो भी तुमको 5 ही लिखना है। अगला अगर यहाँ -5 दे देता तो भी तुमको कितना लिखना है, 5 ही लिखना है, क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में आती है, दूरी हमेशा किस में आएगी, प्लस में। तो 7वें चैप्टर के लिए तुमको ये सब चीजें अच्छे से देखनी पड़ेगी, जितने भी तुमको ये दे रखे हैं ये सब तुमको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे जो अपने पास बचते हैं चैप्टर नंबर 1 से लेके 6, 1 से लेके 6 अगले वीडियो में देखेंगे अपन, यहां तक ही इसको देखना है।